हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास सिंह एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और अभी हम स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम सेंट्रॉइड कैसे निकालें और हम लाइन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये सारे इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं पॉइंट में। अभी हम स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव नहीं किए हैं, अभी हम पॉइंट देख रहे हैं और ट्रायंगल के हम पॉइंट्स देखना शुरू कर दिए थे। जैसे कि हम सेंट्रॉइड पहला पॉइंट हम देख चुके हैं कम्प्लीटली उसके। आप अगर उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको पहली वीडियो में जाके हमारे देख लीजिए। और आप क्योंकि सेंट्रॉइड से हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, जो आप शायद इतना सीरियसली नहीं लिए होंगे 9th-10th में। सो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है जेई के लिए और 12th के लिए, 11th-12th के लिए। तो आज हम और आगे ट्रायंगल के कुछ पॉइंट्स के बारे में मूव करेंगे और बातें करेंगे। जैसे कि आज हम सीखेंगे सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये सारे पॉइंट्स आप ट्रायंगल के बारे में हम बातें करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे पॉइंट्स ट्रायंगल के मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ऑर्थो सेंटर नहीं सिखाने वाला। क्योंकि ऑर्थो सेंटर तब आप सीख सकते हैं, जहाँ तक मुझे यकीन है कि ऑर्थो सेंटर आप इजीली सीख जाएंगे जब हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के हम पहले लेक्चर, मतलब स्ट्रेट लाइन का जब बेसिक हम स्ट्रेट लाइन, अभी तो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, अभी आप पॉइंट्स पर हैं, तो स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ेंगे तब आप उसको ईजिली निकाल सकेंगे। क्योंकि वहाँ से एक मेथड आता है, बहुत अच्छा मेथड है वो ऑर्थो सेंटर का, वो निकाल सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना बता दूंगा कि ऑर्थो सेंटर के कुछ ऐसे ट्रिक बता दूंगा, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि आपको ऑर्थो सेंटर 95% केस में निकालना नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा वो, आप किसी ना किसी ट्रिक से, मेरे 3-4 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उससे आप निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर सबसे लॉन्गेस्ट, यहाँ पे सारे पॉइंट में सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है कि अगर ऑर्थो सेंटर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है, मान लीजिए आपसे जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में या बोर्ड में या कहीं भी ऑर्थो सेंटर अगर आपसे पूछ लेता है, तो आप कम से कम अगर उस मेथड के हिसाब से जाएंगे तो 4 से 5 मिनट लगा सकते हैं। तो लेकिन इस मेरे मेथड से जो मैं भी अभी आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक बताऊंगा, अगर वो ट्रिक काम कर जाएगी और मैक्सिमम केसेस में वो ट्रिक अप्लाई हो जाती है, क्योंकि वो आपसे वो क्वेश्चन यही एग्जामिनर यही सोच रहा है कि क्या आपको वो ट्रिक अप्लाई करना आता है। मैथ में देखिए बहुत लॉजिक होते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कैसे आप कितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है, कितने पॉइंट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट, स्पेशली मैथ का कोऑर्डिनेट वो पार्ट है जहाँ पर आपके पॉइंट बहुत हेल्प करते हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेट में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कोनिक सेक्शन हो, आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स के दम पे ही सवाल बनते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेरिवेशन पर जाएंगे, किसी भी हर क्वेश्चन में अगर आप डेरिवेशन करेंगे, आप किसी भी टीचर से या किसी भी प्रोफेसर वगैरह से पूछेंगे, तो कोऑर्डिनेट आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जेईई में इतना समय नहीं होता है आपके लिए, कहीं किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप वहाँ पे डेरिवेशन करने बैठें। और एक एक सवाल, जब अच्छे सवाल आते हैं तो उसमें 3-3, 4-4 फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप उन पे सारे पर अपना डेरिवेशन मारने बैठेंगे और अपना अनुभव दिखाएंगे, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जो है और बच्चों से पीछे रह जाएंगे, जो कि लॉजिक यूज करेंगे और जिनको पता है कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो हमको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये याद रखिएगा, आप जितने रिजल्ट्स आपको याद हैं, जितने भी आप रिजल्ट्स अपने माइंड में रखे हैं और उनको अप्लाई कर रहे हैं, जो है याद रखने का मतलब ये नहीं कि आप याद रखे हैं उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। याद रखने का मतलब है कि आप उसको दिन पर दिन उसको अप्लाई करते जा रहे हैं, अपनी कोऑर्डिनेट को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आप लेते जा रहे हैं। तो उसका मतलब होता है याद रखना किसी भी पॉइंट को। मतलब मैथ में तो याद रखने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की तरह आप रट्टा मार लीजिए तो इसे याद करना बोलते हैं, नहीं। आप इसको अप्लाई करना सीखिए। जो है किसी भी रिजल्ट को अगर आप पहले ध्यान में रखें हैं, तो आप ये सोचिए वो रिजल्ट आपको यूज कहाँ आने वाला है, वो रिजल्ट आपको किस किस क्वेश्चन में यूज आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। आप उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर देखिए आप क्या उस सवाल उस टाइप पे आए हैं या नहीं आए हैं, क्या आ सकते हैं, जो है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैथ को प्रैक्टिस क्या करिए। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आज आप पढ़े हैं और कल आप नहीं पढ़े और परसों आप फिर पढ़ेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप डेली पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। मतलब आप जितना आपके पास समय है उतना पढ़िए, जो है, लेकिन डेली पढ़िए इसको। ऐसा नहीं कि आज आपने 3 घंटे पढ़ लिया तो कल आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो डेली 2-2 घंटे पढ़िए। लेकिन मैथ मतलब रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, कोई एक दिन का मैथ का खेल नहीं है। मैथ अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करेंगे तो फिर आपकी वो मैथ में कभी आपकी एफिशिएंसी और कभी आपकी एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं।
मतलब आप देखते हैं, सोचते हैं कि मतलब कुछ बच्चों का मैथ अच्छा होता है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट। मैथ इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस आती है आपको तो मैथ इंटेलिजेंट का सब्जेक्ट नहीं। मैथ इंटेलिजेंट अगर बनना है तो साइंटिस्ट बनिए। मैथमेटिशियन बनने के लिए प्रैक्टिस होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैथ आएगी, डेफिनेटली आएगी, आपका चाहे ब्रेन जैसा भी हो, अच्छा है तो भी, खराब है तो भी। अगर जो मैथ में जितना प्रैक्टिस करेगा मैथ उसके करीब उतनी ही जाएगी। तो ये मेरा पर्सनली ये मानना है, और आपका जो सोचते हैं आप उसको मेरे मानने से आप अपना कंपेयर करिएगा अपनी थिंकिंग। लेकिन आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आज ट्रायंगल के कुछ आगे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा वीडियो देखते हैं कितना बड़ा होता है, लेकिन आज हम पॉइंट सारे ट्रायंगल के कवर कर लेंगे जितने पॉइंट हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिस्कस कर लेंगे सिवाय ऑर्थो सेंटर के। और अगले वीडियो में हम आप पे इन सारे पॉइंट पर सवाल करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल आए हैं जेई मेंस में या जो जेई एडवांस में अगर आए हैं पॉइंट्स पर, तो उन पर भी हम सवाल करेंगे। ये पॉइंट जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस से हर साल इस पर एक सवाल तो इस पॉइंट पे पूरे आते हैं। अगर आपको सारे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सारे पता हैं जो है, तो आप डेफिनेटली एक सवाल ये मान के चलिए कि आप एक सवाल के हकदार हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे हम डिस्कस करेंगे आज इन सेंटर से जो है। तो इस वीडियो में ऐसे हम ज़्यादातर मतलब सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट पर पूरे सवाल ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इन सेंटर है तो इन सेंटर क्या होगा, जैसे इन सेंटर, पहले तो बात आता है कि इन सेंटर है क्या भैया। इन सेंटर है, इन सेंटर, व्हाट इज इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल एबीसी आपका दिया है। लेट्स अज्यूम देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस ए, बी एंड सी। तो ए की सामने वाली साइड को आप पहले तो साइड यहाँ पे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आप 2D ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा जो है ये समझ के चलिए साइड यहाँ नहीं दिया जाएगा। अगर साइड दिया जाएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होगा या किसी और चीज़ का पार्ट होगा। डायरेक्ट आपको साइड लेंथ दिया, एक भी वर्टिसेस नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको वर्टिसेस दिया जा रहा है तो साइड दिए जा रहे हैं, एंगल दिए जा रहे हैं, कुछ भी अगर इस टाइप का दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो 2D ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बन रहा है, आपसे पूछना चाहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल कोऑर्डिनेट दिए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला भी। तो आप वहाँ से इस साइड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दो पॉइंट जब दिए रहते हैं तो इसका लेंथ मान लेते हैं, जो भी इसका मैग्नीट्यूड, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको मान लेते हैं ए है, और इस बी के सामने वाले को स्मॉल बी मान लेते हैं, और सी के सामने वाले को हम स्मॉल सी मान लेते हैं। तो ये हमारा लेंथ हो गया है, ये तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ हो गई है। अब बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का। तो जैसे हमने सर्कम सेंटर देखा, ऑर्थो सेंट्रॉइड देखा था। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब मीडियन हम इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ले लेते हैं और उसकी मीडियन ड्रॉ करते हैं, इन दो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, उस पर मीडियन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर वो इंटरसेक्शन आता है तो वो सेंट्रॉइड होता है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इंटर मतलब कि इज अ पॉइंट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसके इंटरसेक्शन को बोलते हैं। किसको, इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन ये पहला पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन, हम ज़्यादा इंग्लिश अंग्रेजी पर नहीं जाने वाले। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप मैथ के स्टूडेंट, आप इतना बस पॉइंट आप ये नोट करिए कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं। आप चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, ये मैथ नहीं पूछती कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो आप इंग्लिश इतना, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश आप इतना मत पढ़िए। अब जैसे कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए ये है और इसका बाइसेक्टर आप देखेंगे ऐसे कोई ये लाइन होगी, ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो 30 30
50 है 50 50, जो भी है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, इसको एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और बी का आप बाइसेक्टर देखिए, इसी तरह बी का एंगल, बी का भी बाइसेक्टर होगा। तो यहां पर एक पॉइंट पे ये कट करेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसेंटर। अब आप बोलेंगे कि अगर आप ये लेंगे और ये वाला पॉइंट ले लेंगे तब क्या क्या ये इसी पॉइंट पर कट करेगा? बिल्कुल। अगर आप एंगल सी का बाइसेक्टर ले लेंगे, अगर आप एंगल सी का बाइसेक्टर लेंगे तब भी ये इसी पॉइंट पर कट करेगा। ये तीनों पॉइंट, अभी हम आपको बाद में बताएंगे, ये तीनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पर कट करते हैं ये तीनों लाइन। तो ये हो गया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं आई, और ये दिस इज आई इज नोन एज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब आई तो आपको मालूम हो गया, x1 x2 ये सब आपको मालूम हो गया, चलिए अच्छी बात। इन सेंटर क्या होता है ये भी आपको मालूम हो गया कि इट इज मतलब इट इज अ पॉइंट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इन सेंटर। इन सेंटर निकालना कैसे है भैया? हमको इन तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, इन तीनों को कोऑर्डिनेट से हम साइड की लेंथ निकालनी है। अब इन सेंटर का हमको निकालना है कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। चलो निकालते हैं। मान लेते हैं कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका x, y, लेट्स अज्यूम। तो मैं आपको बस डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता रहा हूं, प्रूफ। इसका प्रूफ तो कहीं दिया नहीं है, वैसे आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो भले मिलेगा आपको, इसको प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको प्रूफ को ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। अगर आप इतना प्रूफ माइंड में रखेंगे ये कोऑर्डिनेट के मुझे जो है, तो आपको अभी 100-150 फार्मूले पूरे कोऑर्डिनेट में पढ़ने पड़ेंगे, सबका प्रूफ आप माइंड में नहीं रख सकते। एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या है? दिस कोऑर्डिनेट। अब अगर मान लेते हैं एक्स, अगर हमको इन सेंटर निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो आप इस कोऑर्डिनेट के इस साइड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और इस कोऑर्डिनेट से इस साइड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और इस कोऑर्डिनेट को इस साइड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपॉन में टोटल सम ऑफ साइड। नहीं समझ में आया आपको? अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए x है, x1, इसके a को लीजिए, a से मल्टीप्लाई करिए। जब x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं आप, तब इनको सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही देखिएगा, वर्टिसेस को, और जब y कोऑर्डिनेट लेंगे तब सिर्फ आप y कोऑर्डिनेट को ही देखिएगा। पहले x ले रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट देखिए, x1 a, तो ये हो जाएगा a x1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे है b और x2, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b x2। यहाँ है c और x3, c x3, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में टोटल सम ऑफ साइड a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। कभी देखिए ना, इसको कभी निगेटिव मत करिएगा, कभी यहाँ पे तीनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? आपको साइड कभी लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। कभी अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन में कभी गलती से कर दिए जो है, तब यहाँ पे निगेटिव मत करिएगा। यहाँ पे निगेटिव ऊपर तभी आ सकता है जब किसी का कोऑर्डिनेट निगेटिव हो। किसी का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम? अब्सिसा बोलते हैं। अगर किसी का अब्सिसा निगेटिव है तब यहाँ कहीं निगेटिव आ सकता है पूरे टर्म में, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर में। उसी तरह अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट फिर से ये हो जाएगा a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। तो ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये दो पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। ये है इन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। आप इतना यूज करेंगे, रिजल्ट आपका इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में एक चीज हम और देखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट था आपका, ये तो साइड लेंथ थी a, ये साइड लेंथ है a, और ये मान लीजिए पॉइंट था आपका d, ठीक है। तो फिर एक चीज आता है, मतलब एक रिजल्ट है। मान लीजिए ये तो पहला पॉइंट था कि व्हाट इज इन सेंटर, दूसरा पॉइंट है ये इन सेंटर हम निकालेंगे कैसे, और तीसरा पॉइंट मैं आपको इन सेंटर को बता रहा हूं। ये पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको आगे जाके यूज करेंगे बहुत जगह, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो ये पॉइंट ये बोलता है कि ये BD और DC का जो रेशियो है, BD अपॉन DC का जो रेशियो है, उसके इस साइड और इस साइड, जो BD के तरफ जो साइड है और इस साइड के रेशियो के बराबर है, साइड के लेंथ के। मतलब कहने का मतलब ये है कि BD
अपॉन में डी सी इज इक्वल टू, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर इसका लेंथ बी डी के साइड, इस साइड का लेंथ इधर का कितना है सी अपॉन, और इधर सी डी का इधर कितना है बी, तो सी अपॉन बी। आप ये रिजल्ट बहुत जगह यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे कोऑर्डिनेट पूरे मैथ के थ्रू आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आगे भी आपको ये कभी ये भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सेंटर का। इन सेंटर चाहिए, तीसरा पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बस ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सेंटर को पहचानिए क्या होता है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप निकालना सीखिए, इन सेंटर का इसको सीखिए, ठीक है। आगे हम कुछ इन सेंटर के, और जब हम सारे सेंटर पढ़ लेंगे तब इनका कुछ हम आपको रिजल्ट बताएंगे, मिक्स रिजल्ट, उनका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो है वीडियो पॉज करिए और इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मतलब कि अब ये आप जितने समय में नोट करेंगे आप, हम उतने समय में आप, हम जब हम बता रहे हैं तो आप मत नोट करिए, जब वीडियो पॉज करिए फिर नोट कर लीजिए, आप ही नोट कर सकते हैं। अब हम इसको कर लिए हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अगले टॉपिक हम अपना लेंगे। तो आप इसके मेन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना, जो है कोऑर्डिनेट, क्योंकि पॉइंट्स पर ही चलता है आपका। जिसको जितने ज़्यादा रिजल्ट याद हैं, कोऑर्डिनेट आपका उतना ही करीब होगा। ये इन सेंटर था। इन सेंटर आपने देख लिया होगा कि एक ट्रायंगल में एक अंदर एक पॉइंट होता है और वो एक ही पॉइंट है। अब हम देखते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, और एक बात इन सेंटर के बारे में और बतानी थी कि इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये सर्कम सेंटर का पॉइंट नहीं है, ये इन सेंटर का ही पॉइंट है। जो पॉइंट आता है आप जब निकालेंगे तो ये जो इससे एक सेंटर जब सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल अंदर तीनों साइडों को टच करता है। ये पॉइंट मेरे माइंड से मिस कर गया था। तो ये जो सर्कल आप बनाएंगे तो ये तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, और जब आप इस पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये रेडियस होता है आप इस सर्कल का जो है, तो ये रेडियस होगा और ऐसे एक सर्कल बनाएगा। मेरे को ये पॉइंट मिस कर गया था, तो ये सर्कम सेंटर से मेरे को ये पॉइंट याद आ गया। तो ये पॉइंट आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये आपका समझ लीजिएगा चौथा पॉइंट है कि ये एक सर्कल बनता है और जिसका रेडियस r होता है, और इस सर्कल तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। अब जब सर्कम सेंटर, बस ये पॉइंट वहाँ मिस हो गया था। अब सर्कम सेंटर हम देख रहे हैं, पर सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है अपना, फिर से वही एक ट्रायंगल मान लीजिए ए बी और सी। तो सर्कम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का? ए बी साइड के आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए ए बी साइड के, और इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए ए सी के, और आप बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए। जो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है, ये एंगल तीनों के तीनों 90 होने वाले हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप साइड्स आप तीनों का ले रहे हैं। जो इनका इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट को आप बोलते हैं सर्कम सेंटर। मान लीजिए हम इसको ओ से डिनोट कर दे रहे हैं अभी के लिए। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर को जब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर को, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सर्कम सेंटर बोल सकते हैं। वही होता है सर्कम सेंटर हमारा। तो आप किन्हीं भी दो को यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं है मतलब तब भी सर्कम सेंटर आप पा जाएंगे। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके, वही पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर का ये पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, आप पढ़े होंगे। इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ
साइड ऑफ ट्रायंगल, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये होता है। इट इज मतलब इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन आपको लेना है। अब सर्कम सेंटर आपको पता चल गया। अब इस सेंटर से आप एक सर्कल बनाइए, रेडियस उसकी ये रहनी चाहिए। जब आप सर्कल बनाएंगे तो आप पाएंगे कि तीनों वर्टिसेस इस सर्कल पर लाई करेंगे। ए बी सी तीनों वर्टिसेस, सर्कल बना नहीं है सही से, लेकिन आप इसको सर्कल अच्छे से समझ के बना लीजिए। तो ये सर्कल तीनों वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इस सर्कल पर लाई करने वाले हैं, और जिसकी रेडियस ये होने वाली है। तो अगर ये इसकी रेडियस है तो इसका मतलब ये भी इसका रेडियस ही है, ये भी इसका रेडियस है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी सर्कल में अगर ये रेडियस है तो तीनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। और यही हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और इसी की मदद से हम आगे सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3, आप ये देख लीजिए। और इसी की मदद से हम सर्कम सेंटर निकालने वाले हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या आप बोल सकते हैं? आप वहां पे इन सेंटर में जो चौथा पॉइंट हम भूल गए थे, वो साइड्स को इंटरनली टच करता है वो सर्कल। तो ये क्या करता है? वर्टिसेस को, मतलब कि जो सर्कम सेंटर का जो होगा, अगर उस सर्कल उस सेंटर को मानते हुए अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, देन द vertex of triangle are lie on the circle। तो ये सर्कल पर लाई करेगा, जो भी तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है वो उस सर्कल पर लाई करने वाला है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। और अभी हम आपको जो भी पॉइंट है अगर जो इनसे रिलेटेड होगा, जो है अभी जब आप सारा पढ़ लेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं सर्कल का। तो सर्कम सेंटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करिए। वीडियो पॉज करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको नोट कर लीजिए। तो सर्कम सेंटर हो गया आपका, इन सेंटर हो गया। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्थो सेंटर। लेकिन मैंने आपको बोला है कि ऑर्थो सेंटर मैं आपको तब बताने वाला हूं जब आप स्ट्रेट लाइन सीख जाएंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फार्मूला इसका भी एक है। आप इस फार्मूले से हमेशा यूज करके इसको निकालने वाले हैं, ओ के कोऑर्डिनेट को। मैं आपको भी अगले वीडियो में जब ये सारे पॉइंट्स एक बार मैं कवर कर ले रहा हूं जल्दी से, फिर उसके बाद आपके अगले वीडियो में आप पे बहुत सारे सवाल हम इस पर करने वाले हैं सारे पॉइंट्स पर। तो इस पॉइंट को हम यूज करेंगे हमेशा इन सेंटर सर्कम सेंटर निकालने के लिए। और इन सेंटर जो भी अभी हमने पॉइंट पढ़ा है, ax1 प्लस by1 प्लस c का लिखे हैं हम कोऑर्डिनेट cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, उससे हम इन सेंटर निकालेंगे। और सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो उसका तीनों का कोऑर्डिनेट हम निकालना भी सीख चुके हैं। तीनों का हमको सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट मालूम है कि मीडियम 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास होता है। सेंट्रॉइड को जो तीनों ट्रायंगल जो बनते थे तो उनके तीनों का एरिया इक्वल होता था, वो था। और इन सेंटर में हमने देखा कि ये जो रेशियो था वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल था। इन सेंटर एक ऐसा ट्रायंगल था जो अंदर सर्कल जो लाई करता था वो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता था। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। और ये सारी पॉइंट हम इन सेंटर में सीखे थे कोऑर्डिनेट निकालना उसका। और हम इस यहाँ पर देखिए सर्कम सेंटर सीख लिए। आप वीडियो पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। हम अभी ऑर्थो सेंटर बाद में डिस्कस करेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट जो ट्रायंगल का भी हमारे लिए है वो एक्स सेंटर है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। हमारा एक्स सेंटर, एक सेंटर
अभी तक आपने सेंट्रॉइड पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, सरकम सेंटर पढ़ा, वो ट्रायंगल में एक ही पॉइंट हो सकता है, ठीक। लेकिन एक्स सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, उसके 3 पॉइंट होते हैं, 3 एक्स सेंटर होता है। अब देखेंगे कैसे एक्स सेंटर है क्या, उससे हम देखेंगे कि एक्स सेंटर कैसे 3 होता है। मतलब 3 होता है। अभी तक सारे सेंटर आप एक पढ़े हैं, बाद में भी आर्थो सेंटर में आपको बताऊंगा वो भी एक ही होता है, बट ये 3 होता है ट्रायंगल में। 3 कैसे होगा? मान लीजिए ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस वर्टेक्स एक्स सेंटर क्या होता है कि आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए और इसको एक्सटेंड करिए, और यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, जो ऐसा सर्कल आप ड्रॉ करिए जो जो इन दोनों साइड एक्सटेंडेड साइड है और इस साइड को एक्सटर्नली, इनको मतलब ऐसे टच करता हुआ ऐसे बने, ठीक है ना। मतलब ये सर्कल ऐसे, तो अब ये जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे I1। ए के सामने वाले को I1, बी के सामने वाले की इसी तरह हो जाएगा। आप जब इधर ड्रॉ करेंगे I2, और जब इधर ड्रॉ करने वाले हैं आप, तो यहां पे हो जाएगा I3। तो आप यहां से देख लिए कि कितना एक्स सेंटर होता है एक ट्रायंगल का? 3 एक्स सेंटर होता है, 3, एक नहीं 3। अब तीनों का हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। किसी का भी कोऑर्डिनेट वो पूछ सकता है आपसे सवाल में, वो तीनों का नहीं पूछेगा, एक का पूछेगा। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सेंटर का रिजल्ट पे आप जाइए और वहां पे जब देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, तो वहां पे है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो अगर आप जब एक निकाल रहे हैं इन सेंटर, तो ये वाली साइड अभी भी वही सारा प्रोसीजर करिएगा आप, सारा प्रोसीजर आप वही करिए। मान लीजिए 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, उनके लेंथ आप निकालिए, ABC है। तो एक्स सेंटर जब I1 का आप निकालेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे ये लिखेंगे। तो वहां पर जो आप फॉर्मूले में लिखते थे पूरा वही लिखिए, बट जिसके भी सामने का आप निकाल रहे हैं उस साइड को एक प्रकार से आप a है तो उसको माइनस ए लिखिए। पूरे एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के कहीं भी आप निकालते थे पूरे जर्नी के अपने दौरान, जब इन सेंटर को निकाल रहे हैं, तो उस a को अब माइनस ए आप एज्यूम करके चलिए, आपका इन सेंटर आ जाएगा, एक्स सेंटर आ जाएगा I1। देखते हैं कैसे। वहां पर था ax1, तो अब यहां लिखेंगे आप माइनस ax1 प्लस, वहां पर bx2 था तो आप bx2 लिखिए, प्लस आप cx3 था, ये b है ना, ये b है और ये c है, तो cx3 है, अपॉन में a था तो अब यहां माइनस a लिखिए, प्लस b प्लस c। ये आपका जो है एक्स सेंटर ए का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए फिर कर दीजिए, y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आप इससे देखिए एक सेंटर के कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए, एक सेंटर आपका आ गया I1। अब इसी तरह अगर आपको I2 निकालना है, I2 यहां पर जो होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर A को पॉजिटिव रखना है और B को निगेटिव रखना है, B को निगेटिव रखना है। I3 निकालना है तो सब मतलब इनको पूरा पॉजिटिव, C को निगेटिव रखना है। तो इस तरह से आप एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पा जाएंगे। एक्स सेंटर इन तीनों को एज ए टच करता है, और ये जो एक्स सेंटर ये होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनाता है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो आप ये एक्स सेंटर का ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला ये एक्स सेंटर होता क्या है, एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं, और एक्स सेंटर 3 होता है ट्रायंगल में, और एक्स सेंटर बाहर लाई करता है ट्रायंगल के। इट लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। There are 3 x center. There are 3 x center of a triangle. 3 एक्स सेंटर होते हैं एक ट्रायंगल के, बाहर लाई करते हैं तीनों। कोऑर्डिनेट आपका वो है
एक्स सेंटर जैसे साइड्स के तीनों को ऐसे जो सर्कल होता है वो टच करता है, 90 डिग्री पर टच करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक्स सेंटर के पूरे माइंड में रखने चाहिए। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप निकालेंगे कैसे। 3 एक्स सेंटर होता है, आप ये लिख लीजिए। तो ये आपका एक्स सेंटर हो गया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये ऑर्थो सेंटर हम बाद में पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया, और हमारा रिजल्ट हम कुछ पढ़ेंगे ट्रायंगल के इन सेंटर्स को लेकर हम कुछ रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। वो रिजल्ट अगर आप 2-3 रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उससे याद रखेंगे तो पूरे आपके जब भी आपके इससे रिलेटेड सवाल आएंगे तो मैक्सिमम सवाल आपको वहीं से बनने वाला है। और अगर नहीं तब भी बनेगा तो अब आप यूज करेंगे इनके पॉइंट्स को, जो हमने इनके पॉइंट्स अलग अलग में जाके लिखवाए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल मतलब इनकी जो रिजल्ट अभी हमने देखे हैं सारे सेंटर, उसके ऊपर अब हम ये बात करने वाले हैं। तो पहला क्या रिजल्ट है? पहला रिजल्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको दिया है, अगर इसके आप वर्टिसेस से ए बी सी अगर आप निकाल लेते हैं, मतलब आप इसके साइड लेंथ को निकाल लेंगे, आप इनके अगर साइड लेंथ को निकाल लें, और अगर आपको कहीं से ऐसा मालूम पड़ गया कि ट्रायंगल जो आपका है वो इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर हैं, अगर a इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो आपका सवाल वहीं पर खत्म। कैसे? अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो जाएगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे वो आपसे सेंट्रॉइड पूछे, चाहे वो आपसे सरकम सेंटर पूछे, चाहे वो आपसे इन सेंटर पूछे, चाहे वो आपसे ऑर्थो सेंटर पूछे, चारों के चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई होते हैं। बिल्कुल एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर चारों के चारों सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपको अब ये देखिए कि सबसे आसान कौन सा सेंटर आप निकालते थे? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे? सेंट्रॉइड निकाल लेते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तीनों को आप जो है ऐड कर देते थे x कोऑर्डिनेट ए बी सी के। मान लीजिए इसका x1 कॉमा y1 था, इसका x2 कॉमा y2 था, और इसका x3 कॉमा y3 था। तो आप क्या करते थे? तीनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 और तीनों को y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे अगर आप, तो आपका सेंट्रॉइड मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो आपका ऑर्थो सेंटर कोई पूछे तो भी यही है, सर्कम सेंटर पूछे तो भी यही है, इन सेंटर पूछे तो भी यही है। बट एक सेंटर आपका अलग है। एक सेंटर क्यों अलग है? एक सेंटर बाहर लाई करते हैं ट्रायंगल के, ये तो पॉइंट अंदर है। सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होगा, इन सेंटर हमेशा अंदर होगा, लेकिन एक सेंटर हमेशा बाहर होगा। तो ये आपका, अब देखिए, अब आपको अगर मान लीजिए ऐसे सवाल दिया इक्विलेटरल, जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर सवाल, तब भी आप सॉल्व कर लेंगे अगर ऑर्थो सेंटर आप नहीं पढ़े हैं तो। आपसे पूछा कि भैया ऑर्थो सेंटर बताओ, आपने ट्रायंगल का साइड चेक किया, यार कितना सेकंड लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड में तीनों साइड चेक हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में। तुरंत 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है। आपको पता चल गया भैया ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भैया सेंट्रॉइड आप निकाल लीजिए उसका। जैसे ही आप उसका सेंट्रॉइड निकालेंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर है। सवाल में आपके अगर सरकम सेंटर बोलना है तो वही आपका सरकम सेंटर है। सवाल में आपका इन सेंटर बोला है वही आपका इन सेंटर है। अगर सवाल में सेंट्रॉइड खुद ही बोला है तो वो तो सेंट्रॉइड तो है ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैं बताने वाला हूं। ये पहला रिजल्ट था, आप इसको अच्छे से लिखिए ताकि आप भूलिए मत इसको कभी, पूरे कोऑर्डिनेट की जर्नी में इसको भूलिएगा मत। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमारे रिजल्ट का, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बारे में भैया क्या रिजल्ट है, कुछ मिलेगा आइडिया? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, अब आप ये कैसे निकालेंगे कि यार राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे? बचपन से आप पढ़ते आए हैं यार, बचपन से
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बचपन से आप इसको पढ़े हैं। तो ए बी स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप पहचान जाएंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब ये ए बी बी सी भैया सी ए आएगा कैसे? आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब आपको यार इसका लेंथ नहीं मालूम है, हो जाएगा? अगर आप अभी तक लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोचने वाली बात होगी थोड़ा आपके लिए। ये हो गया लेंथ A, ये हो गया लेंथ B, ये हो गया लेंथ C। आपको तीनों लेंथ मालूम है। अब आपको ये फार्मूला से चेक कर लेना है, क्या B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर है? अगर है तो आपका ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब आप रिजल्ट सुनिए क्या होगा। यहां पे राइट एंगल होगा, रिजल्ट ये होगा पहला रिजल्ट, यही B जो आप देख रहे हैं अच्छे से, यही B हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ये भी आपका क्या होने वाला है? ऑर्थो सेंटर। बिना निकाले आप ऑर्थो सेंटर निकाल ले रहे हैं। अभी आपको पता भी नहीं है कि ऑर्थो सेंटर है क्या। ऑर्थो सेंटर यही है। ऑर्थो सेंटर मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे क्या होता है। ऑर्थो सेंटर जैसे ये किसी भी एक ट्रायंगल होता है तो इसका आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री, और इसका एल्टीट्यूड आप इस साइड का ड्रॉ कर लीजिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मान लीजिए H से हम डिनोट कर दे रहे हैं इसको, ये होता है ऑर्थो सेंटर। एक A से अल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ करिए, A से B से अल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ करिए, या C से भी कर लीजिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। लेकिन अभी ऑर्थो सेंटर निकालना भी, मतलब जैसे हर सवाल में ये सब तो रिजल्ट है। रिजल्ट अगर वैलिड है तो आप ऑर्थो सेंटर निकाल ले रहे हैं। अगर रिजल्ट फेल हो गया तो, रिजल्ट नहीं आपका कोई ऑर्थो ट्रायंगल राइट एंगल मिला, नहीं कोई ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल मिला, तो आप ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? इसलिए अभी हम इस पॉइंट को रखे हैं अपने पास, होल्ड किए उसको। ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ABC अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वर्टेक्स B आपका ऑर्थो सेंटर है। ठीक, चलिए अच्छी बात। और एक रिजल्ट, सर्कम सेंटर भी निकालना टफ है ना। सर्कम सेंटर तो तीनों OA इक्वल टू OB प्लस OC, फिर वहां से एक पूरा इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन अभी हम आपको उस पर सवाल कराएंगे जब, तो वो भी आसान नहीं निकालना। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस है AC, उसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट D है मान लेते हैं, तो इसका x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, यही आपका सर्कम सेंटर बनने वाला है। बिल्कुल। सेंट्रॉइड अगर आपसे पूछ रहा है तो आप जानते हैं तीनों कोऑर्डिनेट को सम करिए डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट को तीनों को सम करिए डिवाइडेड बाई 3, तो आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। भैया सर्कम सेंटर है ये। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड यहां पर लाई करेगा, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये था आपका दूसरा रिजल्ट। ऑर्थो सेंटर बिना ऑर्थो सेंटर के फार्मूले को लगा के आप यूज कर निकाल सकते हैं, और सर्कम सेंटर भी आप बिना फार्मूले के जो है उसको बिना यूज करके उसको आप निकाल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको भी याद रखिए। अब इसको आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम देख रहे हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा रिजल्ट ऑफ अ ट्रायंगल। इन तीनों को जो मतलब तीसरा आपको ज्यादा आलस आ रहा है, मैथ मतलब आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये सब उसके लिए ट्रिक है। नहीं तो आप तो फार्मूले से जाइए ना, आपको फार्मूले से बिना साइड भी निकालने, चेक भी नहीं करना है कि ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल है, राइट एंगल है कि क्या है। ठीक है, तो तीसरा रिजल्ट, मान लीजिए हमेशा एक होता है कि अगर एक लाइन होता है, लाइन, और लाइन पर ये पॉइंट मान लीजिए H है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड G है, और एक पॉइंट सर्कम सेंटर O है, हमेशा ये तीनों कोलिनियर होने वाले हैं। मतलब कोलिनियर, बिल्कुल कोलिनियर, मतलब कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर से कभी भी एक ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता। क्यों नहीं फॉर्म हो सकता? क्योंकि तीनों हर एक ट्रायंगल में ये कोलिनियर ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों एक पॉइंट पर आ जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि ये तीनों कोलिनियर होंगे, ऐसे ये सबका केस बनेगा, बट ये तीनों हमेशा कोलिनियर होंगे। इससे कभी ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता। ये 3 वर्टेसेस है ना,
आप चाहे तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं, कब? जब तीनों कोलिनियर ना हो तब। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट इससे डिस्प्लेस हो जाए इस लाइन से, आप तुरंत एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसका एरिया उसका सब कुछ निकाल सकते हैं। बट आप ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, और ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। आप कभी भी इनसे एक ट्रायंगल नहीं बना सकते ये तीनों, क्योंकि एक कोलिनियर हैं तीनों के तीनों पॉइंट। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है भाई कि ये दोनों 2:1 में हमेशा सेंट्रॉइड इन दोनों को, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छा भैया, ऑर्थो सेंटर अगर आपको कहीं से मिल जाए, सर्कम सेंटर कहीं से मिल जाए, तो सेंट्रॉइड तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये तो सेंट्रॉइड सबसे आसान है। अगर आपको कहीं से सर्कम सेंटर मिल जाए, सेंट्रॉइड मिल जाए, तो ऑर्थो सेंटर, जो अभी आप तक फार्मूला ही नहीं पढ़े हैं, वो भी निकाल सकते हैं। सर्कम सेंटर मैंने आपको बता दिया, निकाल लेंगे। सेंट्रॉइड सबसे आसान है, उसको निकाल लीजिएगा। ये फार्मूला यूज करके आप निकाल लेंगे क्या? ऑर्थो सेंटर। कौन क्या फार्मूला यूज करना है हमको? सेक्शन फार्मूला यूज करना है। पहले ही वीडियो में बता चुका हूं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, आसानी से उसको निकाल लेंगे। सेक्शन फार्मूला आपको आना चाहिए, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। सर देखो, सेक्शन फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो अभी हर एक जगह आएगा सर सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो आप ऑर्थो सेंटर यहां से निकाल लीजिएगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, तीसरा जो सबसे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। किसी भी ट्रायंगल में रिजल्ट होल्ड करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपको मैंने रिजल्ट बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं अपने आखिरी पॉइंट की, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिजल्ट से तीनों वो हो गए, कंप्लीट है, ठीक है। आप रिजल्ट्स पे पूरे रिजल्ट्स आप जितना याद रखते जाइए। अब अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लग रहा है कि आप इसे बचपन से पढ़े हैं, बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बचपन से तो पढ़े हैं, लेकिन क्या आप कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं? कभी निकाले भी होंगे, इंटेलिजेंट हैं आप लोग। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x3, y3। आपसे वो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आप बोलेंगे यार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों बता रहा है ये, डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस से उसके बाद देख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे है। हम बचपन में ये भी फार्मूला पढ़े हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस ए, ये भी होता है यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल अगर हो गया तो उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। राइट एंगल है तो उसके लिए भी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबके लिए आप पढ़ के आए हैं। आप तो इंटेलिजेंट हैं, मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ कि आप वो हैं, आप इंटेलिजेंट हैं तभी तो आप ये मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको अब कुछ नया सीखना पड़ेगा। जिंदगी हमेशा कुछ परिवर्तन मांगती है, तो ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ही शब्द यही है कि अब आपको नया सीखना है। यहाँ पे अब आपको वो पुराने मेथड से अलावा आगे बढ़ना है। आगे इसलिए बढ़ना है वो मैं आपको 2 मिनट बाद बता सकता हूँ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, अब आपको एक नया तरीका लाना है। जैसे मार्केट में नई नई चीजें हमेशा आती हैं, तो आप मैथ में नए नए तरीके हमेशा लाते हैं। जैसे जैसे आप, अब वही मैथ यार, आप कक्षा 5 वाली मैथ थोड़ी ना आप पढ़ेंगे हमेशा बार बार। अब आगे मैथ पढ़ेंगे कि नहीं? नहीं तो मैथ के टीचर, मैथ के मैथमेटिशियन लोग क्या करेंगे? आप ही लोगों के लिए वो अच्छे अच्छे रिजल्ट बनाते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। आपको भी तो मज़ा आता है मैथ पढ़ने में, आपको भी बुरा लगेगा कि यार ये मैथमेटिशियन लोग काम करना बंद कर दिए। तो देखिए, तब ये क्या हो जाएगा, आप इसका यूज करिए डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ। कैसे डिटर्मिनेंट से? शायद आप इसे 9th में पढ़ चुके हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अगर आप, हमें मतलब लग रहा है कि आप भयानक मैथ, आप अच्छी मैथ आप जानते हैं, तो आप 9th में शायद पढ़े हो इसको, अगर आप मैथ में बहुत इंटरेस्टेड है तो जो है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट अभी अभी जगा हो मैथ में, अभी अभी बोर्ड का रिजल्ट देखते ही आपका आंखें खुल गई हो,
अभी इंजीनियर बनने का आप ठान चुके हैं, तो शायद आपका माइंड अभी सेट हो चुका है। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ऐसे निकालना है, हाफ इसको करिएगा और डिटर्मिनेंट लीजिएगा। डिटर्मिनेंट, आप ये भी वर्ड शायद पहली बार सुने होंगे, कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए और भूल जाइए। मैं आपको एक और इस पे भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लीजिए कोऑर्डिनेट x1 लिख लीजिएगा, ये y1 लिख लीजिएगा, a1 लिख लीजिएगा, और ये x2 लिख लीजिएगा, ये y2 लिख लीजिएगा, ये भी 1 लिख लीजिएगा b का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे x3 लिख लीजिएगा, y3 लिख लीजिएगा और 1 लिख लीजिएगा। क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो, वरना आप अभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है भैया, तो इसका मॉड ले लीजिए यार आप। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इसका एरिया जितना भी इसका रिजल्ट आएगा उसका मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप अगर पढ़े हैं तो जानते होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे। मतलब मैं आपको इसको बताऊंगा जब अलजेब्रा में शुरू करूंगा, अलजेब्रा में ये पढ़ाया जाएगा आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से। एक आसान टॉपिक है, ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, एक ये वैल्यू होती है, और अब ये वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। कोई ऐसा नहीं कि भैया ये तो मतलब बचपन मतलब शायद आप पढ़े हो ये मॉड होता है भैया, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो भैया एरिया आपका क्या निगेटिव हो सकता है? एरिया आपका निगेटिव नहीं हो सकता। एरिया तो भैया किसी चीज का एरिया, आप ट्रायंगल का एरिया भी आज निगेटिव कर दे रहे हैं, कल किसी चीज का एरिया कर देंगे, कल अपने घर का एरिया आप बोलेंगे माइनस में चल रहा है, मेरा घर ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं हो सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मतलब कोई भी चीज निगेटिव ऐसे नहीं होती यार, निगेटिव मतलब नंबर लाइन पे -5 है, -10 है, -20 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एरिया भी माइनस होने लगेगा, नहीं, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं यार इसको। तो इसको अब जो भी आएगा इसका पॉजिटिव कर दीजिएगा, तब हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं आता है तो मान लीजिए मैंने बताया मेथड 1 आपको, अब मेथड 2 पे हम चल रहे हैं। ये मेथड 1, अब मेथड 2 हम डिस्कस करेंगे। नोट कर लिए होंगे आप नोट कर लिया करिए यार, क्योंकि मैं भूल जाता हूं कि आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नोट नहीं करेंगे आपके पास नोट्स नहीं होगा, आपके पास नोट्स नहीं होगा, फिर आपको कहीं ना कहीं वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपका समय बर्बाद होगा। यार आप वीडियो एक बार देखो, प्रैक्टिस 10 बार करो, तब आपका मैथ स्ट्रांग होगी। ये नहीं कि 10 बार वीडियो देख रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 दिन वीडियो देख रहे हैं, एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, तब आपका मैथ मतलब फिर तब तो कोई बचा ही नहीं सकता। एक बार देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा नोट्स बनाइए और फिर सवाल पे चले जाइए। अगर तब सवाल नहीं बने, अगर आपको लग रहा है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं, आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं सिर्फ, तो आप सवाल पे प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए। सवाल मैं अगले वीडियो में इस पर कराने वाला हूँ, पूरे सवाल इस पर कराऊंगा, जितने सवाल होंगे, जितने भी ये अगर प्रीवियस ईयर में जितने भी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सारे पॉइंट्स जो मैंने सर्कम सेंटर, इन सेंटर ये सब बताया हूँ, पूरे सवाल उस पर मैं कराऊंगा अच्छे से, बिल्कुल आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। आप जो है ईमानदारी दिखाइए अपने साथ, बस और कुछ नहीं। आप ईमानदार रहिए यार, पढ़ाई के साथ ईमानदार करिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो है 2 लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी सच्चाई जानते हैं, आप और भगवान। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया। मान लीजिए था ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3, B, C, A। अब क्या करना है आपको, इसका करना है हाफ। ये मेथड है, ये आप ये समझ लीजिए एक मेथड है, आपको उसको यूज करना है। अब लेकिन ये मेथड की एक खूबसूरती है, मैं आपको वो बताऊंगा। वो मेथड की एक खूबसूरती है क्या, हाफ कर दीजिएगा, ऐसे लाइन खींचिएगा, लंबी सी लाइन, यहां पर जहां से स्टार्ट करिए x1, y1, अगला पॉइंट उसके इधर ही लीजिए x2, y2, x3, y3, और जहां से आप स्टार्ट किए थे फिर से वही एक पॉइंट बार x1, y1। अब आपको अब ऐसे लिखना है, पहले अभी तो लिख लो, लिख लिए आप भैया, हम लिख लिए हैं। तो आप ये करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 ऐसे करिए आप।
मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप x1 को y2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखिएगा, और जब y1 को x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव लिखिएगा। कैसे? जब भी आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी आपका ये ऐसे तीर चलेगा तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखिए, जब भी आपका ऐसे तीर चलेगा तो आप उसको हमेशा निगेटिव करिए। जैसे x1 को अगर आप लिख रहे हैं तो x1 y2, अब ऐसे चलेगा माइनस y1 x2, फिर से अब आप ऐसे चलाने वाले हैं प्लस में x2 y3, फिर से अब हम माइनस करेंगे, अब ऐसे चलाएंगे y2 x3, अब फिर से आप ऐसे चलाने वाले फिर से पॉजिटिव x3 y1, अब फिर से आप ऐसे चलाने वाले हैं माइनस में लिखेंगे y3 x1। ये मतलब जब नंबर आपका दिया जाएगा 2 4 3 1 0 1 2 5, आपको फिर ये करने में यार आप तो सेकंडों के में इसको उड़ा देंगे, 5 से 7 सेकंड में। अब आप इसको जो भी वैल्यू आएगा आप उसका मॉडुलस लेने वाले हैं। अब ये भैया मॉड है, अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, अब ये मॉड है। आप इसका मॉड मतलब पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, निगेटिव आए तो उसका मॉड लेके आप उसे पॉजिटिव बना देंगे। अब उसका कर दीजिए हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल। अब इसकी खूबसूरती क्या? मैंने इसकी खूबसूरती की बात किया था यार, ये तो बहुत ही खराब दिख रहा है। खूबसूरती इसकी ये है कि आप इसको क्वाड्रिलेटरल पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, आप इसको पेंटागन पे अप्लाई करिए, आप इसको हेक्सागन पे अप्लाई करिए, आप चाहे जिस पर अप्लाई करिए, ये सब के लिए तैयार है। कह रहा है कि मैं सबको झेल लूंगा, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, ये बोलता है ये मेथड, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना खूबसूरत हूं कि मैं किसी का भी ट्रायंगल का ये निकाल के दे दूंगा, कितने भी वर्टिसेस हो सबको हमारे रखते जाओ। आपका कैसे रखना है वो देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, इसको वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। हम इसकी खूबसूरती की बात कर रहे थे, इसको मिटा दीजिए। अब आपका ट्रायंगल नहीं रह गया, अब आपका ये ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल बन गया है। हटाइए इसे, हटाइए, बिल्कुल हट गया। ये देखिए, अब ये ट्रायंगल नहीं है, ये तो एंगल हो गया। नहीं, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए कोई। अब क्वाड्रिलेटरल ये नहीं आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, भैया रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना आता है, स्क्वायर का आता है। नहीं, आप कोई भी एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड 3 4 6 8 कुछ भी हो, आपको बस उसका चौथा कोऑर्डिनेट भी अगर मालूम है, आप इस फार्मूले में क्या करेंगे ना, आप इस फार्मूले में बस यहीं पर जब x1 y1 से शुरुआत किए थे, ऐसे गए, फिर यहां पे जाइए x4 y4, फिर से आप वहीं से आइए जहां पर आप शुरू किए थे। आखिरी में खत्म तो वहीं करना होगा जहां से आप शुरू किए हैं अपनी जर्नी। आप अपनी जर्नी कहां से शुरू किए हैं आप याद करिए उसे, x1 y1 से शुरू किए हैं। अरे इस सवाल में भाई, ठीक, तो यहां पर इधर और ये इससे, फिर से अब यार वही आप इधर पॉजिटिव कर लिए, एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 टर्म इधर मल्टीप्लाई करना है। अब कहेंगे ठीक है यार अच्छा दिख रहा है, इसका भी आप क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। अब ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया भैया आपका ये। ठीक है, पेंटागन का निकालना है, पेंटागन का यार 5 साइड यहां बना दो। कौन दिक्कत, कौन रोकता है आपको कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए x4 y4 है, तो यार फिर से आप यहां पे क्या करेंगे, x5 y5 करेंगे, फिर से आप यहां x1 y1, जहां से शुरुआत वहीं पर खत्म। हेक्सागन करिए, फिर से करिए। तो आप इसकी ये खूबसूरती है, एक ऐसा मेथड जो सबके लिए अप्लाई हो। बस एक बात याद रखिएगा, आप ये करते समय इधर पॉजिटिव करना है और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। बाकी तो यार आप 2 गुणे 4 6 गुणे 8 तो आप करना जानते ही ना, तो उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो भी आएगा उसका मॉड लीजिएगा, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो आप इतना सीख चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ जो है वो सीखे हैं, मतलब कि सवाल अभी नहीं किए हैं, सिर्फ हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं और उनके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने डिटेल में पढ़ा है। हमने 2 मेथड आपको बताया है, एक डिटरमिनेंट मेथड जो है और एक डिटरमिनेंट मेथड हमने बताया आपको, और एक ये वाला मेथड बताया है।
मेथड 2 बताया हमने। तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है इस पे सवाल करेंगे, पहले इन सारे पॉइंट पर प्योर सवाल करेंगे। वो वीडियो में हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, उस पर सिर्फ सवाल ही सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।